टाइप्स ऑफ फ्लो, फ्लूइड के फ्लो, राइट, फ्लूइड गैस कह दो, स्पेशली हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो लिक्विड्स के फ्लो तीन तरह के होते हैं, राइट। लिक्विड जो भी फ्लो करता है उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला वाला है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही यूनिफॉर्म, मतलब समझ लीजिए कि किसी पाइप में से पानी गिर रहा है या तो लिक्विड गिर रहा है तो ऐसा ही लगेगा कि वो फ्रोजन कंडीशन में है, गिर ही नहीं रहा है। मतलब कुछ डिस्टेंस दूरी से तुम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे वेदर वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। जैसे हनी की बॉटल से आप हनी को पोर करो तो जो नीचे सरफेस के ऊपर हनी का डंपिंग हो रहा है उससे पता चल रहा है कि हनी फ्लो हो रही है। बट अगर यूनिफॉर्मली एक ही धार से हनी शहद गिर रहा है तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वेदर वो गिर रहा है या एज इट इज स्टेबल है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो बहुत ही यूनिफॉर्म होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो को कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो वो फ्लो है कि जिसमें वेलोसिटी एट ए गिवन पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट इज सेम। इस एक और बार सुनो, वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट इज सेम। लेट्स से एक पार्टिकल ए यहां पर आया, उसकी वेलोसिटी v1 होगी। फिर कुछ देर बाद पार्टिकल ए पहुंच गया यहां पर आया पार्टिकल बी, तो पार्टिकल बी की वेलोसिटी v1 होगी। मतलब हर जगह से पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। सेम वेलोसिटी का मतलब नहीं है यहां पर भी 10 की वेलोसिटी है, यहां पर भी 10, वहां पर भी 10। यहां पर जो भी पार्टिकल आ रहा है वो वेलोसिटी v1 से पास हो रहा है, यहां पर जो भी पार्टिकल्स आते हैं वो v2 से पास हो रहा है। सो एक यूनिफॉर्म मोशन क्रिएट हो रहा है। और ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये भी नहीं है कि पार्टिकल खुद अपनी वेलोसिटी बनाकर रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी रास्ते में पोजीशन आ रही है उस पोजीशन पर जो वेलोसिटी चाहिए वही वेलोसिटी पार्टिकल के पास है। So that is what we call it as a streamline flow. Streamline flow of a liquid is that flow in which every particle of the liquid follows exactly the path of its preceding particle. So every particle has the velocity, right? जो उसके पहला वाला पार्टिकल यहां से गुजरा उसके पास जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी इसके पास है। इस पॉइंट पे या इस क्रॉस सेक्शन से सारे पार्टिकल्स एक v1 वेलोसिटी से ही निकलते हैं। v1, v2, v3 ये कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस वाली वेलोसिटीज नहीं है। मे बी यहाँ पर ये वेलोसिटी 10 थी, यहाँ पर ये वेलोसिटी 11 हो, फिर से यहाँ पर ये वेलोसिटी 10.5 हो जाए। सो बहुत ज्यादा भी वेरिएशन नहीं है। पर कहने का मतलब है कि किसी ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो गिवन क्रॉस सेक्शन से जितने भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं, राइट, उनके पास सेम वेलोसिटी है। And as the same velocity in magnitude and direction as that of the preceding particle while crossing through that point. Particles while crossing the streamline flow is accompanied by the streamlines. Streamlines मतलब के हम एक ऐसी सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पार्टिकल के मोशन की। समझ लो कि इसके अंदर मल्टीपल टाइप के पार्टिकल्स है, तो मैं एक पार्टिकल ले लेता हूं अल्फा टाइप के पार्टिकल्स। तो अल्फा टाइप के पार्टिकल्स यही वाला पाथ फॉलो करेंगे। सो उस पाथ को अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन से डिनोट करूं तो वो उसको हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन। फिर लेट्स से कोई बीटा टाइप के पार्टिकल्स है, बीटा टाइप के पार्टिकल्स ये वाला रास्ता फॉलो करेंगे तो हम कहेंगे ये जो रास्ता फॉलो किया है उसको हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन, राइट। जैसे फुटपाथ होता है तो चलने वाले लोग सारे फुटपाथ से जाते हैं तो हम कहते हैं दैट इज अ स्ट्रीमलाइन ऑफ पेडेस्ट्रियन, राइट। फिर फ्री वे होता है या एक्सप्रेस वे होता है जहां पर गाड़ियां 120-150 की स्पीड से गुजरती है, साइकिल की लेन होती है। तो कुछ उस तरह से स्ट्रीमलाइन फ्लो इज accompanied बाय द स्ट्रीमलाइंस। स्ट्रीमलाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस which shows the path of the particles. Streamline is the actual path followed by the procession of particles. Procession of particles यानी हर पार्टिकल का ग्रुप एक के पीछे एक in a steady flow which may be straight or curved
such that tangent to it at any point indicates the direction of the flow of liquid at that point. Direction of the flow of liquid यानी velocity ही, velocity at that point. So streamline flow clear हो जाना चाहिए. streamline flow में है streamline flow का definition, right, ये रहा. और फिर streamlines. So streamlines यानी it is the path followed by the particles. It is path followed by the particles. Important properties of the streamlines. In a streamline flow, no two streamlines can cross each other. मतलब सब अपने हिसाब से, जैसे ये आर्मी का मार्चिंग होता है ना, तो एक लाइन में जा रहा है, उसके बाजू में दूसरी लाइन में सोल्जर्स जा रहा है, तीसरी लाइन में सोल्जर्स जा रहे हैं. तो ये एक जो लाइन है इसको हम कहेंगे ये एक स्ट्रीम लाइन है, दूसरी स्ट्रीम लाइन है, तीसरी स्ट्रीम लाइन है, राइट. और वो यूनिफॉर्मली जाते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस आगे पीछे एक दूसरे से कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मार्चिंग करते हैं. तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन. इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि कोई सोल्जर खुद की लाइन छोड़ के दूसरी वाली लाइन में चला गया, दूसरा वाला सोल्जर लाइन छोड़ के कहीं बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता है. So streamlines के केस में they never cross each other. If they do so, particles of the liquid at that point of intersection will have two different directions for their flow. और अगर वो क्रॉस हो रही है तो उस पॉइंट पे वेलोसिटीज अलग अलग होगी और कंक्लूजन यही निकलता है कि फिर वो फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा. The greater is the crowding of the streamlines at a place, greater is the velocity of the liquid particles at that place and vice versa. Streamlines जितनी पास पास में होगी मतलब वहां पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है. अगेन सोल्जर्स का मार्चिंग ही कंसीडर कर लो. मार्चिंग हो रही है, राइट, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीनों लाइन एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे है, पर नैरो पाथ आया, लेट्स से ब्रिज आया, वहां से क्रॉस करना है तो सारी लाइंस एक दूसरे के पास पास में आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी पास पास में आ जाएगी, बट रहेगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो ही, यूनिफॉर्म फ्लो ही रहेगा वो. और जब वो पास पास में आ जाते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं लिक्विड के केस में कि उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी. नैरो पाथ से पास होने वाली स्ट्रीमलाइंस की वेलोसिटी ज्यादा होगी. नैरो पाथ से पास होने वाले लिक्विड पार्टिकल्स, राइट, अगर स्ट्रीमलाइन में है तो वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेंगे. ट्यूब ऑफ फ्लो. ट्यूब ऑफ फ्लो इज ए बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस कलेक्शन, राइट. बहुत सारे सोल्जर्स मार्चिंग कर रहे हैं पर मुझे बहुत सारे जो कॉलम्स में मार्चिंग हो रहा है सबसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे 3 ही रो का काम है. तो 3 रो को अगर मैं कंसीडर करूं तो उस बंडल को मैं कहूंगा ट्यूब ऑफ फ्लो. सो बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस है यहाँ पर, बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस है, बट मुझे मेरे कैलकुलेशंस के लिए ये इतनी ही स्ट्रीमलाइन चाहिए, तो इस बंडल को मैं कहूँगा ट्यूब ऑफ फ्लो. सो ट्यूब ऑफ फ्लो इज ए बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस हैविंग द सेम वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स ओवर एनी क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लिक्विड फ्लो. तो ये परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ही है डायरेक्शन ऑफ द लिक्विड फ्लो. The flow of the liquid will be streamlined if the velocity of the liquid flow is always less than the critical velocity. Obviously yes, ये जो liquid flow हो रहा है या particles flow हो रहे हैं, एक लिमिट होगी तब ही वो लोग यूनिफॉर्मिटी से फ्लो हो पाएंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो पाएंगे. बहुत ज्यादा वेलोसिटी है तो स्ट्रीमलाइन नेचर मेंटेन नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म नेचर मेंटेन नहीं रहेगा. तो क्रिटिकल वेलोसिटी एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन है क्रिटिकल वेलोसिटी के उसी वेलोसिटी से अगर पार्टिकल्स जा रहे हैं तो वो स्ट्रीमलाइंड नेचर यानी कि यूनिफॉर्म नेचर मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. और वो क्रिटिकल वेलोसिटी अलग अलग लिक्विड्स की बहुत ही अलग अलग होती है. जैसे पानी को भी अगर तुम एक पतली धार से गिराओ तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, दूर से शायद हम आइडेंटिफाई ना कर पाए कि पानी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और बहुत स्पीड में पानी को गिराने की कोशिश करो तो फॉर श्योर वो स्ट्रीमलाइंड मोशन में नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगा. सो टाइप ऑफ फ्लो में स्ट्रीमलाइन फ्लो वो है जहां पर ये पहली चीज तुम्हें याद रखनी है
कि at a given point while passing a given point all the particles will have same velocity, right? Streamline flow is represented by the streamlines, right? And streamline क्या होता है उसका डेफिनेशन, राइट? फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइंस, इतनी चीजें ध्यान रहनी चाहिए। क्रिटिकल वेलोसिटी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा वाला जो फ्लो है स्ट्रीमलाइन फ्लो के बाद में वो है लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो भी ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइन फ्लो जैसा ही है और सेम ही कह दो। लिक्विड इज फ्लोइंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ ए स्टडी फ्लो एंड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, in the form of layers of different velocities which do not mix with each other, then the flow is called as a laminar flow. So laminar flow कहो ये horizontal के लिए है, streamline flow जरूरी नहीं है horizontal भी हो मुड़ के भी जा रहा हो, पर है तो सेम ही कि भाई गिवन पॉइंट से जो भी पार्टिकल्स पास हो रहे हैं सबकी वेलोसिटी v1 होनी चाहिए, लेयर के फॉर्म में होना चाहिए, राइट? जो सेंटर वाला लेयर है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी और जो ट्यूब के कांटेक्ट में है वो लेयर्स की स्पीड थोड़ी कम होगी फ्रिक्शन की वजह से। सो thus a flow in which the liquid moves in the layers it's called as a laminar flow. मोस्टली हम स्ट्रीमलाइन फ्लो एक कह सकते हो कि काफी हद तक रियलिस्टिक नहीं है, बट लैमिनार फ्लो काफी हद तक रियलिस्टिक है। इन दिस फ्लो वन लेयर स्लाइड्स ओवर द अनदर लेयर। लिक्विड ऐसे ही मूव करता है लेयर बाय लेयर। जो लेयर सेंटर में है अच्छी खासी वेलोसिटी है उसकी, रिलेटिवली जैसे जैसे ट्यूब के कांटेक्ट में आते जाएंगे लेयर्स की वेलोसिटी कम रहेगी। नदी नालों में भी जब पानी बहता है तो जो पानी जमीन के कांटेक्ट में है वो स्लो जा रहा होता है, सेंटर वाला पानी काफी स्पीड में होता है। साइड्स में भी जहां पर भी कांटेक्ट में है पानी दूसरे सरफेस के वहां पर उसकी स्पीड कम होगी। इन दिस फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो इज ऑलवेज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। सो वही वाली कंडीशंस जो स्ट्रीमलाइन फ्लो की है कि वेलोसिटी शुड बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी ये कंसेप्ट है जो हमको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, लैमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। स्ट्रीमलाइन लैमिनार सेम ही है, राइट? फिर टाइप्स ऑफ फ्लो में तीसरे टाइप का फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट यानी रैंडम फ्लो, राइट? जैसे पहाड़ से गिरता हुआ पानी, पहाड़ से पास होती हुई नदी या झरना बहुत रैंडमली मूव करते जाता है, तो उस तरह के फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, राइट? किसी भी पॉइंट पे ले लो, यहाँ से कोई पार्टिकल पास हो रहा है तो अभी उसकी वेलोसिटी 1 है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में जो पार्टिकल यहाँ से पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी v2 होगी। मतलब टोटली रैंडम टाइप का फ्लो इसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, राइट? नदियों में जब बाढ़ आती है तो नदी जो बहती है, राइट, काफी स्पीड में काफी व्हर्ल्स बनाती है, काफी टर्बुलेंस बनाती है, अपने रास्ते में जो भी स्ट्रक्चर आता है उसको डिस्ट्रॉय करती हुई चली जाती है, टर्बुलेंट फ्लो। When a liquid moves with the velocity greater than its critical velocity, the motion of the particles of the liquid becomes disorderly and irregular. Such a flow is called as a turbulent flow. So particles are in disorder, particles have irregular velocities. In turbulent flow, the path and velocity of the particles of the liquid change continuously, haphazardly, randomly with time from point to point. In a turbulent flow, most of the external energy maintaining the flow is used up in producing eddies. Eddies यानी ऐसा गोल गोल घूमता हुआ जाएगा पानी, राइट? टकरा के दो डायरेक्शन में बट जाएगा पानी। तो जो भी एनर्जी है वो मोस्टली एनर्जी पानी खुद को आगे बढ़ाने के लिए यूज नहीं कर रहा है, वो सारी एनर्जी टर्बुलेंस यानी उथल पाथल मचाने के लिए यूज कर रहा है।
For example, eddies are seen by the sides of the pillar of a river bridge, right? नदी बह रही है, पिलर का ब्रिज आता है, तो यहाँ वाला पानी जैसे घूम के निकल जाता है, यहाँ पर टर्बुलेंस देखने को मिलता है. When an obstacle is placed in the path of the fast moving liquid, it causes turbulence. Turbulence यानी randomness, haphazardness, right? Eddies कह दो, irregular velocity कह दो. ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज द रिजल्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस. एटमॉस्फेयर के लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलते रहता है. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी काफ़ी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ साथ में. तो जो फ्लो होता है एटमॉस्फेयर में, पार्टिकल्स का कह दो, एयर का कह दो, तो उस टर्बुलेंस की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होते रहता है. अल्टीमेटली स्टार्स हमें चमकते हुए नजर आते हैं. समटाइम्स टर्बुलेंस इज डिजायरेबल. मिक्सचर ग्राइंडर में टर्बुलेंस होता है, ब्लेड्स घूमती है तो टर्बुलेंस होता है, राइट? एक रैंडम मोशन क्रिएट होता है जिस वजह से मिक्सचर ग्राइंडर ग्राइंडिंग का काम करता है. और जो टर्बुलेंस है वो क्या काम करता है? वो इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास, मोमेंटम एंड एनर्जी. मास ट्रांसफर करना है, टर्बुलेंस उसको बढ़ा देता है ना? पानी को भी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, टर्बुलेंस से भेजो, बहुत स्पीड में मास ट्रांसफर होगा, मोमेंटम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी. सो इन ए किचन मिक्सचर द रोटेटिंग ब्लेड्स इंड्यूस टर्बुलेंट फ्लो रिजल्टिंग थिक मिल्क शेक्स और बीट एग्स इनटू ए यूनिफॉर्म टेक्सचर. सो 3 तरह के फ्लो डिस्कस किए. स्ट्रीमलाइन जो कि बहुत ही आइडियल फ्लो है, ऑलमोस्ट ऐसा ही लगेगा कि फ्लो हो ही नहीं रहा है. लेमिनार फ्लो भी वैसा ही है. लेमिनार थोड़ा रियलिस्टिक है, लेयर के फॉर्म्स में होता है. और टर्बुलेंट फ्लो यानी रैंडम फ्लो, राइट? नदी में आने वाली बाढ़, मिक्सचर ग्राइंडर में होने वाला टर्बुलेंस, ये सब टर्बुलेंट फ्लो को डिनोट करते हैं. ये सारे फ्लोस क्रिटिकल वेलोसिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट होते हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी. सो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है लिक्विड की जब तक अगर वो वेलोसिटी मेंटेन्ड है तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड रहेगा या तो लेमिनार रहेगा कह दो. और उससे ज़्यादा वेलोसिटी फ्लो की हो गई तो वो हो जाएगा टर्बुलेंट. क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है के ईटा बाय रो आर, राइट? क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे. क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द ट्यूब, राइट? तो इन सब फैक्टर्स को कंबाइन करके ये फॉर्मूला मिला है. ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का हेल्प ले सकते हैं. सो लेट अस से VC इज इक्वल्स टू K times eta to the power A, density to the power B, R to the power C. क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन M0 L1 T minus 1, ईटा जो के है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ML इनवर्स 1 T इनवर्स 1, और डेंसिटी का डायमेंशन ML माइनस 3 पावर B और रेडियस यानी लेंथ टू द पावर C, राइट? ABC को अगर अब हम कंपेयर करें तो M के ऊपर पावर आएगा A प्लस B इज इक्वल्स टू 0. फिर L के ऊपर पावर आएगा माइनस A माइनस 3B प्लस C इक्वल टू 1. और T के ऊपर पावर आएगा माइनस A इक्वल टू माइनस 1. सो माइनस A इक्वल टू माइनस 1 यानी A की वैल्यू मिल गई हमें 1, तो B की वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस 1. वैल्यूज इधर पुट कर दो तो 1 प्लस 3 प्लस C इक्वल टू 1, राइट? 3 प्लस 1 4. सिंप्लीफाई करो इसको, राइट? A की वैल्यू 1, B की वैल्यू माइनस 1 यानी ये प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस C इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी माइनस 1. सो वैल्यूज पुट कर दो तो K इंटू ईटा टू द पावर 1 रो टू द पावर माइनस 1 R टू द पावर
-1, सो के ईटा बाय रो आर, क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसे मिलेगी। अब इसमें के का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस यानी के इज ए कांस्टेंट विच इज नॉट वेरी मच हेल्पफुल। के को थोड़ा और एनालाइज किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा ऐसा मॉडिफाइड हो जाता है, एन आर ईटा बाय रो इंटू डायामीटर ऑफ द ट्यूब। सो ये परफेक्ट फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का। के की वैल्यूज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, उसको मॉडिफाई करके रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एन आर का मतलब है रेनॉल्ड्स नंबर। सो क्रिटिकल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, ये वो वेलोसिटी है जिस जितनी इतनी वेलोसिटी होगी या इससे कम होगी तो फ्लो स्ट्रीमलाइन या लैमिनार होगा। इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पे लिक्विड मूव करेगा तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर को डिस्कस करते हैं, राइट। ये हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा जिसमें के ईटा बाय रो आर, राइट। के इज रिप्लेस्ड बाय रेनॉल्ड्स नंबर आफ्टर सम एक्सपेरिमेंटल आइडेंटिफिकेशन, और जो एन आर है इसको हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। इस साइंटिस्ट ने ये एक नंबर दिया था, इट्स प्योरली अ नंबर, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, राइट। इसने ये नंबर दिया था कि भाई अगर वो नंबर 0 से 2000 के बीच में है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन या लैमिनार रहेगा। अगर फ्लो 3000 के ऊपर है तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, और अगर फ्लो 2000 से 3000 के बीच में है तो वो कुछ भी हो सकता है, मतलब स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंस के बीच में वो बदलता रहेगा। मतलब कुछ कह नहीं सकते कि कब वो स्ट्रीमलाइन होगा कब टर्बुलेंट होगा। तो 2000 से 3000 की रेंज में हम डिसाइड नहीं कर सकते कि जो फ्लो हो रहा है पाइप में, राइट, पाइप में जो फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से नीचे मिलता है तो फ्लो पक्का स्ट्रीमलाइन है, 3000 के ऊपर मिलता है तो पक्का वो टर्बुलेंट है। और ये पाइप के लिए है, नदी नालों के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। नदी नालों के लिए अप्लाई करना है तो नदी में जाओ, एक पाइप रखो, राइट, उसमें से फ्लो हो रहा है तो उसका डायामीटर लिख दो, पानी की विस्कोसिटी लिख दो, डेंसिटी लिख दो, जो पाइप है उसका डायामीटर, फिर उसकी वेलोसिटी मिलेगी, राइट। वेलोसिटी हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं पानी की, और फिर रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करो। रेनॉल्ड्स नंबर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए अलग तरीका है, वो हम देखते हैं। तो हम कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। सो क्या कहता है रेनॉल्ड्स नंबर? रेनॉल्ड्स नंबर का डेफिनेशन ये है कि इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू दैट ऑफ द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। इनर्शियल फोर्स कितना होगा? इनर्शियल फोर्स यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। सो मास तो बदलने वाला नहीं है, राइट, वेलोसिटी चेंज होने वाली है। सो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, सो फोर्स मास इनटू चेंज इन द मोमेंटम, ये हमको इनर्शियल फोर्स देगा। डिवाइड बाय टाइम नहीं लेना है। पर सेकंड के लिए ये मास में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, इनर्शियल फोर्स यानी लेट्स से पहले वर्ड में लिख दे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिक्विड का अपॉन एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, और वेलोसिटी वही रहने वाली है। रेनॉल्ड्स नंबर के लिए हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो फ्लो एक फिक्स स्पीड से हो रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी अपॉन एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कैसे मिलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास के लिए एरिया, राइट, इनटू वेलोसिटी, ये देगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी देगा मास, राइट, वेलोसिटी इनटू एरिया। अब यहाँ पर एरिया इनटू जनरली हम लेंथ लेते हैं, बट लेंथ की जगह पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रेट वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझो।
थोड़ा और बेहतर तरीके से इसको लिखकर बताऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एरिया राइट वेलोसिटी इज लेंथ पर यूनिट टाइम राइट इनटू डेंसिटी। तो ये एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, तो मास पर यूनिट टाइम, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास यानी चेंज इन मास पर यूनिट टाइम। पाइप में जब लिक्विड फ्लो हो रहा है तो यूनिट टाइम में कितना मास पाइप में मतलब गिवन क्रॉस सेक्शन से निकला है। सो ए वी रो इंटू वेलोसिटी अपॉन एरिया, एरिया कैंसल्स रो वी स्क्वायर। फिर विस्कस फोर्स राइट, विस्कस फोर्स में ईटा का फॉर्मूला एफ अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है। सो इसको हम विस्कस फोर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा फोर्स विल बी इक्वल टू ईटा इंटू एरिया अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वेलोसिटी ग्रेडियंट को हमें रेडियस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैं लिखूंगा वेलोसिटी पर यूनिट रेडियस, न्यूमरेटर में ही आएगा ये राइट। एफ विल बी इक्वल टू ईटा ए इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ईटा ए वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैं लिख दूंगा वेलोसिटी पर गिवन रेडियस। और ये मुझे क्या ढूंढना था, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, देयरफॉर ईटा पर यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू ईटा वी बाय आर, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। सो सब इन चीजों को अगर मैं ये रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूला में रख दूं, या रेनॉल्ड्स नंबर का जो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू दैट ऑफ द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। सो इनर्शियल फोर्स मैंने कैलकुलेट किया रो वी स्क्वायर अपॉन विस्कस फोर्स कैलकुलेट किया ईटा वी बाय आर। सो वी कैंसल, रेनॉल्ड्स नंबर मुझे मिलेगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वेलोसिटी अपॉन ईटा। सो ये है रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला। अगर तुम्हें डेंसिटी पता है, वेलोसिटी पता है लिक्विड की, पाइप का रेडियस पता है राइट, और जो भी लिक्विड है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, तो तुम रेनॉल्ड्स नंबर ढूंढ सकते हो। अब इस डेरिवेशन में या ये जो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया, इसके अंदर ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान करनी चाहिए। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में यहाँ पर हम जनरली वेलोसिटी को चेंज करते हैं, मास को चेंज नहीं करते सॉलिड्स के केस में, बट यहाँ पर मास में बदलाव आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास को ढंग से समझना है राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, क्योंकि यहां पर जब पाइप में से लिक्विड फ्लो होने वाला है राइट, तो कितना मास फ्लो हुआ कितने टाइम में, तो वो चीज को ये डिफाइन करता है, और वैसे ही फ्लूइड के कैलकुलेशंस होते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास राइट, तो एरिया लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी इनटू डेंसिटी, और v अपॉन एरिया। और उसी तरह से विस्कस फोर्स को भी देखो कैसे मैनिपुलेट किया, वेलोसिटी ग्रेडियंट जनरली वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, पर हम लेंथ नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ये पाइप के थ्रू कैलकुलेशन हो रहा है, तो पाइप की जगह पे लेंथ की जगह पे हम लेते हैं आर रेडियस ऑफ द ट्यूब, और फिर विस्कस फोर्स मिला ईटा वी बाय आर, रेशियो में सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेनॉल्ड्स नंबर। फिर नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट यही है राइट, द अमाउंट ऑफ द मास फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्यूब शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द मास एग्जिटिंग द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। और उसी को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें राइट, सो थियोरिटिकली हम ऐसा कहेंगे मास entering
एट ए इज इक्वल्स टू मास एग्जिटिंग द बी, राइट। कितना मास एंटर कर रहा है, अभी हमने देखा कितना मास एंटर कर रहा है, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। और यहां से मास एग्जिट कितना कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी इंटू डेंसिटी, राइट। जनरली लिक्विड्स इनकॉम्प्रेसिबल है, एज्यूमिंग दैट लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल। बहुत कमी होती है वैसे भी लिक्विड्स की कॉम्प्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स की कॉम्प्रेसिबिलिटी, पानी की भी कॉम्प्रेसिबिलिटी काफी कम ही है। तो उस हिसाब से डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। और अगर डेंसिटी में बदलाव आ रहा है तो इसी को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर इनकॉम्प्रेसिबल है तो ये रहेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें से हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। फर्दर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो जनरली अगर गार्डन वगैरह में पानी छिड़क रहे हो तुम, है ना, तो पाइप को हाथ से ऐसा पिचक देते हो तो क्या हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है। रीजन यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नल में से जितना पानी एंटर हो रहा है पाइप में उतने ही पानी को बाहर भी निकलना है। तुम जब पिचक देते हो पाइप को तो सेम अमाउंट ऑफ पानी को बाहर निकालने के लिए वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो फिजिक्स ही है, राइट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इसी वजह से एक ऐसा ऑब्जर्वेशन भी है कि जो पानी स्लो बह रहा होता है वो काफी गहरी जगह होती है। पानी अगर हमको ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट लगता है या स्लो बह रहा है मतलब वो जगह काफी गहरी है, क्योंकि एरिया ऑफ करेक्शन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। तो इसी वजह से जो पानी धीरे धीरे बह रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उस जगह पर गहराई काफी ज्यादा होगी। सो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस चीज के अंदर ये फिर से एक और बार प्रीवियस टॉपिक में जो हमने देखा वो मैं तुमको याद करा दूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कह दो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास कह दो, ये चीज बहुत ढंग से याद रखनी है। ये राइट, वॉल्यूम, वेलोसिटी, राइट, एरिया इंटू वेलोसिटी, लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, राइट, इंटू डेंसिटी। ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। यहां पर भी वही था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। ये इसको तुम ऐसा मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, राइट, थ्रू एनक्लोज्ड पाइप इज कांस्टेंट। वैसे कोई इसका साइंटिफिकली फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बट कैसे भी टर्म्स में लिख सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इज कांस्टेंट, मास एंटरिंग ए इज इक्वल्स टू मास एग्जिटिंग बी। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट्स है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। और वैसे ही अगर सेम वे में एक और चीज डिफाइन करूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, राइट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम वो आगे के डेरिवेशन में हमने किया हुआ है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम यानी इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर गिवन टाइम, राइट, चेंज इन वॉल्यूम पर गिवन टाइम। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। सो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बना देगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। सो इन दोनों को अच्छे से कनेक्ट करके समझो, ये चीजें आगे भी काम में आने वाली है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास या रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, एरिया इंटू वेलोसिटी।
फिर नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आउटकम। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, ऑब्वियसली यस, जितना मास पाइप में से एंटर हुआ उतना ही मास पाइप में से बाहर निकल रहा है, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन केस ऑफ नॉन विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस मतलब चिकनाहट है ही नहीं, इज मूविंग विथ ए स्ट्रीमलाइन फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द लिक्विड। और ऐसा कोई लिक्विड है ही नहीं कि नॉन विस्कस हो। अगर नॉन विस्कस फ्लो मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ लिक्विड, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक आइडियल कंडीशन जैसा है। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड्स विथ हाई विस्कोसिटी एंड लो डेंसिटी। ऑब्वियसली यस, हम तेल निकालते हैं बॉटल से या डिब्बे में से तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, राइट। सो हाई विस्कोसिटी, लो डेंसिटी, तो फ्लो ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन मेंटेन रहेगा। हनी को भी जब जार से पोर करते हैं, राइट, तो हाई विस्कोसिटी है हनी की भी, तो फ्लो इज मोर लाइकली टू बी स्ट्रीमलाइन बाय डिफॉल्ट। इन ए स्टडी फ्लो थ्रू ए वेरिंग ट्यूब, वेरिंग ट्यूब यानी कुछ ऐसी ट्यूब, इसको हम वेरिंग ट्यूब कहेंगे कि कहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, दूसरी जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है। सो वेरिंग ट्यूब में द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इंक्रीजेस वेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब डिक्रीजेस। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में से ही आया है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन दरवाजा ही कह दो, दरवाजा छोटा सा है, लोग काफी क्राउडेड होके निकलेंगे, और दरवाजा अगर बहुत चौड़ा है तो आराम से लोग निकल जाएंगे। इन रिवर द डीप वाटर रन्स स्लो, है ना। मैंने ये कहा कि अगर पानी स्लो दिख रहा है मतलब वो काफी गहरा है, और गहराई अगर कम है तो पानी स्पीड में फ्लो होगा। फिर द फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर बिकम्स नैरोअर एज द वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग स्ट्रीम वाटर इंक्रीजेस। अब यही फॉलिंग स्ट्रीम यानी झरना, झरना नहीं वाटरफॉल, धुआंधार। वाटरफॉल है तो लेट से काफी बड़ा वॉल्यूम गिर रहा है, बट जैसे जैसे नीचे आते जाता है वो नैरो होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी काफी कम है। सो झरना ऐसा गिरते गिरते एकदम नैरो हो जाता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी काफी बढ़ जाती है। ये मैंने बताया वॉल्यूम फ्लो रेट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, मास फ्लो रेट, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। ये रहा dv बाई dt की जगह पे av रख दो। सो ये मास फ्लो रेट, ये वॉल्यूम फ्लो रेट। इफ द फ्लूइड इज कॉम्प्रेसिबल, अगर गैसेस की बात हो रही है तो ये वाला यूज करेंगे। मोस्टली हम इसको लिक्विड के लिए ही यूज करने वाले हैं जिसमें ρ1 और ρ2 दोनों सेम रहने वाले हैं। फिर एनर्जी ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड जब एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होता है, चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी आगे काफी सारे टॉपिक्स है। तब तक के लिए बाय बाय।